मंच पर उपस्थित आज की कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर BN आचार्य जी, जहां मैं बैठा था मेरी बाएं तरफ बैठे थे। आज के इस कार्यक्रम में जिनका हमको पाथेय प्राप्त होगा, स्वास्थ्य के विषय में हमको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमको आज प्राप्त होंगे, ऐसे हमारे डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी मंच पर उपस्थित इस विद्यालय के निदेशक डायरेक्टर श्री चंद्र प्रकाश जी एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री संदीप पाठक जी, आपके सामने बैठे हैं, उपस्थित हैं। इन सब का परिचय कराने के दायित्व मुझको सौंपा गया है। डॉक्टर BN आचार्य जी अखिल भारतीय संगठन जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है, उसका उद्देश्य है कि हम अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से सजग रहें, हम बीमार ना हों, और यदि बीमार होते हैं तो दवाई लेने में भी हमको कोई संकोच न करना पड़े, लेकिन बीमार ना हो, ऐसा संगठन आरोग्य भारती का आप कानपुर प्रांत के अध्यक्ष हैं। आरोग्य भारती के होम्योपैथी चिकित्सक हैं, आपने होम्योपैथी में MD किया हुआ है। स्किन डिजीज ट्रीटमेंट, गॉल ब्लैडर में जो पथरी होती है, डायबिटिक मैनेजमेंट में आप विशेषज्ञ हैं। स्थानीय जो होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज है अपने विद्यालय के बैक साइड में ही है, जवाहरलाल, आप उसमें अध्यापन कार्य भी किया है। होम्योपैथिक मेडिसिन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आप सदस्य भी हैं, और अमेरिकन गोल्ड अवार्ड और मैन ऑफ द ईयर अवार्ड जैसे पुरस्कार भी आपने प्राप्त किए हैं। आज हम सबका सौभाग्य है कि कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे डॉक्टर BN आचार्य जी कर रहे हैं। डॉक्टर आचार्य जी के बाईं तरफ आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वक्ता विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी। मेरा उनसे परिचय बहुत पुराना है, लगभग 30-35 वर्ष पुराना मेरा संबंध है। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक हैं। आप मूलतः मथुरा जनपद में एक कोसी स्थान है, वहां के रहने वाले हैं। आपने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से MSc किया। इसके पश्चात इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप PhD करने गए, और अकौड़ा जो होता है, उसका जो दूध होता है, उस पर आपने रिसर्च करी। 1965 में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकट आए। शोध करने के पश्चात, PhD करने के पश्चात आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य भी किया, और 1986 में अपना घर परिवार छोड़कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के नाते आप निकल लिए, और वर्तमान समय में
2025 चल रहा है, आप निरंतर संघ कार्य के लिए पूरे देश में प्रवास करते हैं। वर्तमान में आप आरोग्य भारती जो संगठन है उसके राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं। आप कानपुर में भी विभाग प्रचारक, प्रांत प्रचारक, झारखंड में प्रांत प्रचारक, बिहार में सह प्रांत प्रचारक आदि का निर्वहन किया और भोपाल मध्य प्रदेश आपका केंद्र है। मेरी दूरभाष पर, फोन पर वार्ता हुई। अभी पिछले महीने में मेरा स्वयं का स्वास्थ्य खराब हुआ था और मुझको 2-3 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। उसी समय एक मन में विचार आया कि डॉक्टर अशोक जी का कानपुर में प्रवास है, हम सब भैया बहनों के बीच में यदि उनका कुछ मार्गदर्शन मिलेगा स्वास्थ्य के संबंध में तो हम सब लाभान्वित होंगे। क्योंकि स्वास्थ्य क्यों खराब हुआ था मेरा, उसका कारण पता लग गया था। मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ, आप सबका उस कारण से स्वास्थ्य न खराब हो, इसी निमित्त आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। डॉक्टर अशोक जी के बाईं तरफ विद्यालय के डायरेक्टर श्री चंद्र प्रकाश जी गुप्त 1978 में 47 वर्ष 47 ईयर्स पहले आप इस विद्यालय में आए थे और निरंतर 47 वर्षों में आप सबके बीच में और हमारे बीच में श्री चंद्र प्रकाश जी उपस्थित हैं। उनके बाईं तरफ विद्यालय के प्रधानाचार्य जी आप सब परिचित होंगे, श्री संदीप कुमार पाठक जी। कुछ आगंतुकों के बीच में भी परिचय हैं, डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, स्थानीय मेडिकल कॉलेज में आप पीडिया विभाग में, पीडियाट्रिक में अध्यापन किया, चिकित्सा महानिदेशक उत्तर प्रदेश सरकार में रहे। वर्तमान में भी कई संगठनों से, अपने आरोग्य भारती से भी आप जुड़े हैं, अपनी सेवाएं देते रहते हैं। श्री श्याम सुंदर जी आरोग्य भारती के कानपुर प्रांत के प्रांत सचिव हैं। श्री शिवम जी कानपुर महानगर को 4 भागों में विभाजित किया है। अपना जो विद्यालय है वो पश्चिम भाग में आता, उसके पश्चिम भाग के जिला प्रचारक श्री शिवम जी। श्री कृष्ण कुमार दुबे जी कानपुर स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री हैं और अन्य लोग हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हम जब तक यहाँ बैठेंगे, जब तक कार्यक्रम चलेगा, मेरा आग्रह है कुछ लेके जाएंगे यहाँ पर, यहाँ से बातचीत नहीं करेंगे और बड़े ध्यान से सुनेंगे। आपके और आपके परिवार के लिए कुछ सूत्र मिलेंगे यहाँ पर। मैं आप सब आए हुए अतिथियों का अपनी तरफ से, आरोग्य भारती की तरफ से और वात्सल की तरफ से स्वागत, अभिनंदन करता हूँ।
इंटरनेशनल स्कूल के इस सभागार में आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव आरोग्य भारती और सलाहकार परिषद आयुष मंत्रालय भारत सरकार के माननीय सदस्य, मैं आरोग्य भारती कानपुर प्रांत की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ये जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है, जैसा अभी हमारे माननीय प्रबंधक और हमारे आरोग्य भारती के कानपुर प्रांत के कार्याध्यक्ष श्री अजीत अग्रवाल जी ने आपको बताया कि स्वास्थ्य की चुनौतियां और स्वस्थ जीवन शैली, इस पर हम यहाँ पर आज चर्चा कर रहे हैं। और आज हमें माननीय डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी का इसी विषय पर पाथेय प्राप्त होगा। जैसा हम सब जानते हैं कि आज स्वास्थ्य क्यों बिगड़ रहा है, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य बिगड़ना, इसके बहुत से कारण हैं। मैं उसके गहराई में नहीं जाऊंगा, हमारे मुख्य वक्ता उस पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन एक चीज़ जो विद्यार्थियों के बीच में विशेष रूप से मुझे कहना चाहिए, जैसा हमारा आरोग्य भारती का मिशन है और जो उद्देश्य है, मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी, ये लक्ष्य हमें लेकर चलना है। हर विद्यार्थी को, हर मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि माई हेल्थ इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लें तो न केवल हम स्वस्थ होंगे, बल्कि हमारा परिवार भी स्वस्थ होगा, हमारा ग्राम भी स्वस्थ होगा और हमारा राष्ट्र स्वस्थ होगा। और कैसे हमारा ये उद्देश्य पूरा हो, माई हेल्थ इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमें देखना होगा अपने संसाधनों के चलते कि हम क्या कर सकते हैं। आज जो स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, ख़ास तौर से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए, वो है जंक फूड। जंक फूड से बचना है। क्या खाना है, इसको सोचना है। कितनी नींद लेनी है, देर तक नहीं जागना है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जल्दी उठना है, जल्दी सोना है और संतुलित भोजन करना है। हमारे डॉक्टर वीएन त्रिपाठी बैठे हुए हैं यहाँ पर, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। इनका फार्मूला है 1-3-8 का। 1 घंटे श्रम करो, ऐसा श्रम करो कि पसीना निकले, और 3 बार भोजन करो। सुबह नाश्ता इतना, लंच इतना, डिनर इतना, वी शेप में। सोने से 3 घंटे पहले डिनर, और उसके बाद 8 घंटे की नींद लो। अगर ये फार्मूला हम अपनाएंगे और अगर हम अच्छे मन से अपना स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे तो निश्चित रूप से हमें जो स्वास्थ्य का लक्ष्य है वो मिलेगा। रात में ब्रश करके सोना है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हम स्वयं हटा सकते हैं अपने जीवन से। जंक फूड, ये जितने भी पैकेज्ड फूड होते हैं, इन सब चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अगर हम इस पे लगे रहेंगे, आजकल के जो पेरेंट्स हैं, यहाँ पेरेंट्स भी हैं, पेरेंट्स भी इसी तरह की स्थितियाँ पैदा करते हैं कि वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें बना के नहीं बच्चों को देना चाहते हैं, पैकेज्ड फूड लेकर बाज़ार से मंगवा कर, ऑनलाइन मंगवा कर बच्चों को टिफ़िन में देते हैं और उससे उनका स्वास्थ्य खराब होता है।
तो हमारे पेरेंट्स को भी सोचना होगा कि कैसे हमें अपने बच्चों का स्वास्थ्य ठीक करना है। बच्चे स्वस्थ होंगे तो हमारा विद्यालय उसका नाम होगा, हमारा देश स्वस्थ होगा, हमारा राष्ट्र स्वस्थ होगा। तो मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य की अनेक चुनौतियाँ हैं जिस पर अभी प्रकाश डाला जाएगा। ये जो जनसंख्या घनत्व है बढ़ता जा रहा है, एक ये भी है। हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हम उतनी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं जितना हमारा लोड है लोगों का, जनसंख्या है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और जो प्रदूषण है, जो इस समय जो हम देख रहे हैं कि औद्योगिकरण जो तेज़ी से बढ़ रहा है, और जो ये मोबाइल की लत है, ये जो डिजिटल युग है, इसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके कारण भी हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए चुनौतियां हैं और इन सब पर विशेष अभी प्रकाश हमारे मुख्य अतिथि जी हम सबको पाथे देंगे। और मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत गंभीरता के साथ, विनम्रता के साथ, शांति के साथ एक एक शब्द को उनके सुनना चाहिए और किस तरह अपने जीवन को हमें आगे ले जाना है, कैसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जो अब बुजुर्ग हैं वो तो उनका जीवन निकल गया, लेकिन जो अभी नई पीढ़ी है, आप लोग हैं, आप लोगों को अपने मन के अंदर ये बिठा लेना चाहिए कि हम किस तरह अपनी लाइफ को लीड करें। और यकीन मानिए, निश्चित मानिए कि अगर आप उन बातों को अमल में लाएंगे, उन बातों को आप स्वीकार करेंगे, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि न केवल आप स्वस्थ होंगे बल्कि आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आप जो अध्ययन कर रहे हैं उस अध्ययन में आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे क्योंकि आप स्वस्थ होंगे और अपने पेरेंट्स को गौरवान्वित होने का मौका देंगे। मैं समझता हूँ इन शब्दों के साथ मुझे वाणी पर विराम देना चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूँ विद्यालय प्रबंधन का कि मुझे भी इस अवसर पर आपने सम्मानित किया। धन्यवाद। त्रुटिवश मुझसे एक परिचय छूट गया था। हमारे बहुत संगठन हैं, उसमें एक संगठन हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान करके एक धर्म के क्षेत्र में काम करने वाला संगठन है। उसके क्षेत्र का काम जिनके पास है, संघ के प्रचारक हैं श्री अमरनाथ जी। अमरनाथ जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। कानपुर प्रांत में, इसके पहले जिस प्रांत में वो रहे, आप जो गीता का प्रचार प्रसार देख रहे हैं, भगवत गीता का, सब आप ही की देन है। आपको देखने में साधारण वेशभूषा में लग रहे होंगे, लेकिन गीता पर बहुत, भगवत गीता पर बहुत अध्ययन है और पूरी गीता प्रतिदिन उनके द्वारा गीता पाठ होता है और पूरी गीता इनको रटी हुई है, पूरी कंठस्थ है श्री अमरनाथ जी। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। आराधक है विश्व शांति के, अक्षय टेक
बलहीनों को नहीं पूजता, बलवानों को विश्व पूजता। संग शक्ति युग सत्य आज है, संग शक्ति युग सत्य आज है, मानवता हितकारी, हम हैं मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। संग शक्ति यह विजयशालिनी, कल संहारक धर्म रक्षिणी। संग शक्ति यह विजयशालिनी, कल संहारक धर्म रक्षिणी। नए विश्व का सृजन करेगी, नए विश्व का सृजन करेगी, सब जन मंगलकारी, हम हैं मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी, हम हैं मौन पुजारी, हम हैं मौन पुजारी। मंच पर उपस्थित आरोग्य भारती कानपुर प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर BN आचार्य जी, इस विद्यालय के प्रबंधक और आरोग्य भारती कानपुर प्रांत के कार्याध्यक्ष श्रीमान अजीत अग्रवाल जी, इस विद्यालय के निदेशक श्रीमान चंद्र प्रकाश जी, प्रधानाचार्य श्रीमान संदीप पाठक जी, आरोग्य भारती के अन्य कार्यकर्ता बंधु भगिनीगण, अन्य सम्मानित बंधु भगिनीगण जो यहाँ निमंत्रण पर आए हैं, यहाँ के सभी शिक्षक आचार्य परिवार के बंधु भगिनीगण, कुछ अभिभावकगण भी हैं और विद्यार्थी मित्रों, जैसा विषय का शीर्षक है वैसे तो बहुत बड़ा इसमें विषय है, लेकिन विद्यार्थियों की स्थिति को ध्यान में रखकर मैं उनसे संबंधित विषय ही इस समय रखूँगा। एक दूसरा कार्यक्रम भी है जो विद्यार्थियों के कार्यक्रम के बाद है, वो उनके लिए अलग विषय है। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ और एक छोटी एक्टिविटी कराता हूँ। और मुझे मालूम है कि आगे एक जिज्ञासा बॉक्स भी रखा, उसमें कुछ प्रश्न भी डाले हैं, तो कुछ प्रश्न उसमें से भी निकालेंगे। और मुझे लगता है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर मेरे टेक्स्ट में आ जाएगा, तो फिर उत्तर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे विद्यार्थी जो छुट्टी के दिन भी अन्य दिनों के समान प्रातःकाल जल्दी उठ जाते हैं, बिस्तर छोड़ देते हैं, ऐसे कितने हैं? जरा हाथ खड़ा करिए। छुट्टी के दिन भी, ये सब हॉस्टलर्स हैं क्या? घर वाले भी? हाथ नीचे करिए। सूर्य नमस्कार हमको मालूम है, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं? 10 अंकों का, 12 अंकों का सूर्य नमस्कार होता है ना। हाथ खड़ा करना तो पूरा खड़ा करिए, आधा खड़ा करने से मेरी गिनती में नहीं आते। ठीक है, हाथ नीचे करिए। ऐसे विद्यार्थी जो रोजाना कुछ न कुछ शारीरिक व्यायाम करते हैं, ऐसे कितने हैं? ठीक है, हाथ नीचे करिए। स्वास्थ्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं होता, तो मानसिक स्वास्थ्य भी होता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए
कोई प्राणायाम, ध्यान, पूजा पाठ, मौन, जप कुछ तो भी करते हैं? ऐसे कितने हैं? ठीक है, जो हाथ नहीं उठ रहे वो भी मेरे ध्यान में है। रात्रि का भोजन सोने के 2.5-3 घंटे पहले कर लेते हैं। ऐसे कितने हैं? हाँ ठीक, हाथ नीचे करिए। सोने के पहले ब्रश करके हाथ मुंह धोकर तब सोते हैं। ऐसे कितने हैं? ठीक है, बहुत अच्छा। जो मैंने प्रश्न पूछे ध्यान में आ गया होगा। अभी एक छोटी एक्टिविटी कराता हूँ, वो सभी के लिए एक्टिविटी है, जितने कुर्सी पर बैठे उनके लिए भी है। अपने अपने स्थान पर जरा कमर सीधी करके बैठ जाइए। मोबाइल बैग छोड़ दीजिए, लिखना पढ़ना छोड़ दीजिए अभी 1 मिनट के लिए। आंखें बंद करिए। किसी की आंख खुली होगी तो मुझे दिखाई पड़ेगी, इसलिए जितने भी हैं हॉल में सबकी आंखें बंद चाहिए। पूरा श्वास भरिए। जीभ को ऊपर के तलवे से टच करिए। मेरे साथ श्वास निकालते हुए 3 बार जैसे ओंकार में माँ का उच्चारण करते हैं या मधुमक्खी की आवाज़ करती है वैसी हमिंग साउंड देंगे और उसके बाद रुके रहेंगे, मेरी सूचना तक रुके रहेंगे। इसलिए अभी हम कमर सीधी करके बैठे हैं, आंखें बंद हैं। आंखें बंद करो। हाँ, मैं देख रहा हूँ हर एक को। मैं रोज़ाना ही एक क्लास लेता हूँ पूरे देश में, कहीं ना कहीं हर एक को देखता रहता हूँ मैं। जीभ ऊपर के तलवे से टच की हुई है हमने, श्वास भरा हुआ है मेरे साथ। फिर पूरा श्वास लेना। और एक बार। अभी रुके रहेंगे इसी अवस्था में। हमने अपने मस्तिष्क को जो कंपन दिया है उसको अनुभव करिए। उसको धीमे धीमे सेटल डाउन होने दीजिए। दोनों हथेलियों को आपस में मलते हुए चेहरे से लगाकर तब आंखें खोलना। बस अब सीधे बैठे रहिए ऐसे ही। कमर झुकी तो समझ लीजिए कि गए। हाँ, सीधे कमर सीधी करके बैठे रहिए। अभी मैंने जो छोटे छोटे प्रश्न पूछे हैं, ये फ़ोन बंद रखना चाहिए, किसी न किसी घंटी आती रहती है। किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों की आवश्यकता है। अभी मैंने जितने प्रश्न पूछे, छुट्टी के दिन भी प्रातःकाल जल्दी उठना, कुछ ना कुछ शारीरिक व्यायाम करना, कुछ मानसिक स्वास्थ्य के लिए करना, ऐसे रात्रि में सोने के पहले हाथ मुंह धोकर ब्रश करके तब सोना। अब ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं।
हम ध्यान करें, आज से 5 वर्ष पहले जब कोरोना हुआ था, तो कोरोना की आज तक भी कोई दवाई नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने कुछ एडवाइजरी जारी की थी और छोटी छोटी चीज़ें बताई थी। हाथ धोना, मास्क लगाना, गर्म पानी पीना, घर का बना ताज़ा भोजन करना, नाक में 2 बूंद अणु तेल डालना, घर में उपलब्ध वस्तुओं से काढ़ा बनाना। 4 चीज़ें थी, तुलसी, दालचीनी, अदरक और काली मिर्च। इन 4 चीज़ों का ही उपयोग किया था और आवश्यकता लगे तो भाप लेना। अनुभव आया कि सबने इसका पालन किया, सभी स्वस्थ रहे और केवल हम भारतवासी नहीं तो भारत के बाहर भी वहाँ के लोगों ने इन नियमों का पालन किया, वे स्वस्थ बने रहे। अर्थात एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए बड़े बड़े उपक्रमों की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे उपक्रम हैं, लेकिन नियमित करने से ही लाभ होता है। बराबर करेंगे तो ही लाभ होगा। हाँ, तो कुछ लोगों की कमर झुकने लगी अभी 1 ही मिनट में, वो मैं देख रहा हूँ, इधर से भी देख रहा हूँ। हाँ, कौन झुका है, कौन बात कर रहा है, ये ध्यान में आ रहा है मुझे। मैं हर एक को देखता रहता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक सब मेरी निगाह में है, इसलिए सावधानी से बैठना पड़ता है मेरी क्लास में। और इसीलिए स्वस्थ रहने के लिए जितने भी कोई भी व्यक्ति बात करेगा, कभी भी बड़ी बड़ी बात नहीं करेगा, छोटी छोटी बात करेगा। कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं? अभी मैंने पहला प्रश्न पूछा, स्वस्थ रहने के लिए क्या बताया मैंने? प्रातःकाल जल्दी उठना। हम अनुभव करें, हम मनुष्य हैं, हम बीमार हो जाएंगे तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे, लेकिन जानवर भी बीमार होते हैं क्या? वो डॉक्टर के पास जाते हैं क्या? किसी ने देखा है क्या जाते हुए? नहीं देखा होगा, वो भी बीमार पड़ते हैं। प्रातःकाल की हवा, आधा घंटे का जो समय है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय का, वो अधिक ऑक्सीजनेटेड वायु है, हीलिंग नेचर की है। हीलिंग नेचर माने छोटे मोटे रोग उसमें से ठीक होते हैं। हमारे जितने भी जीव जंतु हैं, वे जीव जंतु प्रातःकाल सूर्योदय के समय तक जाग जाते हैं। सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं करते, वो खाते भी नहीं। प्रातःकाल से दिनचर्या प्रारंभ होती है तो वे स्वस्थ रहते हैं। नियमित रूप से करते हैं, रोजाना करते हैं, ठीक रहते हैं। छोटे छोटे नियमों को प्रतिदिन पालन करना पड़ता है, तभी उसका लाभ होता है, अन्यथा लाभ नहीं होता है। और इसलिए कहते हैं सुबह की हवा लाख रुपए की दवा। अगर सुबह की हवा नहीं मिली, केवल हमने मोबाइल में देख करके नमस्कार कर लिया सूर्य को, नहीं चलेगा। थोड़ा बाहर की हवा लगेगी, तब एक सूर्य नमस्कार भी किया, वो भी लाभकारी रहेगा। और इसलिए पहली चीज़ जो हम अभी तो वर्किंग डेज में हम विद्यालय आने के लिए जल्दी उठते हैं, लेकिन जब छुट्टी है तो भी उसी समय उठिए, तो देखिए उसका लाभ क्या होता है। और इसीलिए छुट्टी का दिन सोने के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए है, इसको ध्यान में लेना चाहिए। दूसरा बिंदु, अभी मैंने एक एक्टिविटी कराई, इसका नाम है सरल भ्रामरी प्राणायाम। ये सरल भ्रामरी प्राणायाम, इसमें जो महत्वपूर्ण भाग है, एक है जीभ को ऊपर के तलवे से टच करना। कहाँ पर टच करते हैं हम? जहाँ पर टच करेंगे हमारे वेव्स का एपिसेंटर वहीं बनेगा। हमने आगे की तरफ किया, ये आज्ञा चक्र पर सेंटर बनेगा। बीच में टच किया, ब्रह्मरंध्र पर बनेगा। पीछे की तरफ टच किया, सेरिबेलम पार्ट है, वहाँ पर करेगा।
और कुछ नहीं है तो सीधे ऊपर की तरफ लगाना, उतना ही ठीक है। लेकिन हमने और एक चीज़ अनुभव की होगी, मैंने एक सूचना दी थी कि 3 बार करने के बाद थोड़ा स्टेबल होंगे। हम जब स्टेबल थे तो अभी शायद हमको पंखों की भी आवाज़ नहीं आ रही होगी, मेरी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि ये माइक तेज है। लेकिन जब हम शांत रहते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन उस स्थान पर होता है जहाँ पर हम रहते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जिनको लगता है नहीं हमको ज़रा अच्छा कंसंट्रेशन बना के रखना है, कम समय में अधिक याद हो जाए, तो ये सरल भ्रामरी प्राणायाम कभी भी कर सकते हैं, किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। बस एक ही चीज़ ध्यान रखना, जब करेंगे तो थोड़ी देर तक स्टेबल रहना। जो हम कंपन दे रहे हैं उस कंपन को अनुभव करिए, कंपन को अनुभव करिए, उसको सेटल डाउन होने दीजिए। जब हम सेटल डाउन होने देते तभी हमको वास्तव में दिखाई जो कंसंट्रेशन बनता है हमारा। इसलिए सरल भ्रामरी प्राणायाम इसमें काम करता है। और एक जगह काम करता है, जिनको इंसोम्निया रहता है, अनिद्रा रोग रहता है, उनके लिए भी यह सरल भ्रामरी प्राणायाम एक रामबाण औषधि है। जैसे हमारा कंसंट्रेशन बनाता है, वैसे ही हमारा यह जिनको अनिद्रा रोग है, इंसोम्निया है, उनके लिए भी उतना ही लाभकारी है। तीसरी चीज, हर व्यक्ति को अपने शरीर को सक्रिय बनाए रखने के लिए हर समय, हर प्रतिदिन कुछ न कुछ शारीरिक व्यायाम करते रहना चाहिए। कई बार किशोर आयु में या हम युवावस्था में सोचते हैं हमारे लिए क्या आवश्यकता है। हाँ, उस समय शायद उतनी आवश्यकता अनुभव नहीं होती होगी, लेकिन कभी देखिए किसी पूर्व सैनिक को या किसी पूर्व खिलाड़ी को, वो अधिक आयु होने पर भी अपने समवयस्क दूसरे व्यक्तियों से वो अधिक स्वस्थ दिखलाई देता है। क्यों दिखलाई देता है? कि उन्होंने अपनी युवावस्था में अपने शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज का बैंक बैलेंस इतना अच्छा बना के रखा है कि आयु बढ़ने पर वही बैंक बैलेंस उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखता है और स्वस्थ रखता है। और इसीलिए अगर हमने सोचा अभी हमको कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए अभी हम क्यों व्यायाम करें, नहीं, यह शरीर है बराबर बढ़ रहा है, एक एक दिन बढ़ता चला जा रहा है। शरीर का एक समय तक विकास होगा, एक समय के बाद स्थिरता आएगी, फिर डाउनफॉल शुरू होगा। तो उस समय हमारे लिए आवश्यक है कि हम नियमित रूप से कुछ न कुछ व्यायाम करें। जितना भी समय है, जैसा भी समय है, अवश्य हमको ये काम करना चाहिए। दूसरा, ये जो जिस आयु में हम हैं, किशोरावस्था में, इसमें और एक कठिनाई है, पोस्चर। हम कैसे तो भी खड़े हो जाते हैं, कैसे तो भी बैठ जाते हैं, कमर झुकी है, कुर्सी पर भी ऐसे आधे लेटे से बैठे, नहीं, सीधे बैठिए। खड़े होते हैं, दोनों पैरों पर समान रूप से खड़े होइए। एड़ी, पंजा आगे पीछे, यहाँ संख्या कम होती तो मैं थोड़ा प्रयोग करा था। कल मैं भोपाल में एक योग आयोग में प्रशिक्षण ले रहा था, तो वहाँ सब प्रोफेसर्स थे, तो उनको खड़े होकर बाकायदा अनुभव कराया कि आपका पोस्चर ठीक है कि नहीं है, कैसा है। हम जब खड़े होते हैं तो हमको लगता है हम ठीक ही खड़े होते हैं। क्यों? हमको मालूम नहीं होता, हम जैसे वैसे ठीक समझते हैं। लेकिन हमारा पोस्चर सही है या नहीं है, इसकी जानकारी हमको कैसे मिलेगी? तो हम जो जूता, चप्पल, सैंडल पहनते हैं, उसका जो सोल है, तलवा है, वो बताता है हाँ कि यह जो पहनने वाला व्यक्ति है, इसका पोस्चर सही है या नहीं है। जैसा पोस्चर होगा वैसा स्वभाव बनेगा। ध्यान रखिए, जैसा पोस्चर होगा वैसा स्वभाव बनेगा। तो अभी ध्यान रखिए कि उदाहरण के लिए
अगर कोई व्यक्ति किसी का सोल एड़ी के पास से घिसता है, अर्थात वो उसके शरीर का वजन एड़ी पर अधिक है, ऐसा व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट होता है। कॉन्फिडेंस होना तो सही बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ये ठीक नहीं। एक दूसरे प्रकार के व्यक्ति रहते हैं कि जो आगे झुक कर खड़े होते हैं, आगे तिरछे खड़े होते हैं, उनका पंजे के नीचे से सोल ज़्यादा खिंचता है, और इसलिए ऐसे व्यक्ति स्टेबल नहीं होते। जैसे पोस्चर में स्टेबल नहीं होते, वैसे स्वभाव में भी स्टेबल नहीं होते। इम्पेशेंट नेचर के होते, अधीर होते, वो जल्दी जल्दी मूड स्विंग होता है उनका, और इसलिए एक दूसरा प्रकार है। तीसरा प्रकार है, कुछ लोग हैं जिनका कनिष्ठिका उंगली बाहर की ओर है, वहाँ से लेके पीछे एड़ी तक तलवा घिसता है दोनों तरफ। ऐसे व्यक्तियों के पैर सीधे नहीं पड़ते, वो तिरछे पड़ते हैं, ऐसे ऐसे सीना निकाल के चलते हैं। ऐसे व्यक्ति वो अपने को एक्सपोज करते हैं कि लोग उनको जाने। ऐसे व्यक्ति बहिर्मुखी नेचर के हैं, एक्सट्रोवर्ट नेचर के हैं। एक चौथे प्रकार के व्यक्ति रहते हैं जो थोड़े आगे झुक करके चलते हैं, वे गुणवान होते हैं। उनका जो तलवा है अंगूठे के पास से लेके पीछे एड़ी तक घिसता है। वे गुणवान होते हैं, अपने गुणों को प्रकट नहीं करते, अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं, इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं। एक पांचवें प्रकार के व्यक्ति हैं कि जो बराबर उनका एड़ी पंजा बाहर अंदर बराबर पड़ता है। ऐसे व्यक्ति मैनेजरियल कैपेसिटी के होते हैं, उनकी क्षमता बहुत अधिक होती है, वे लंबे समय तक काम कर सकते हैं। तो अब हमारे ऊपर है कि हम अपने जूता चप्पल सैंडल के सोल को देखें, यहाँ नहीं पहनते समय, कि वो किधर से ज़्यादा घिस रहा है। जिधर से ज़्यादा घिस रहा है उसको कैसे करेक्ट करेंगे कि सेंटर में रहे। यह अगर हमने किया, बार बार किया, तो हमारी क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो पोस्चर हमारे स्वभाव को निर्धारित करता है, यह भी ध्यान रखिए। और एक चीज़ है, मैं बहुत थोड़ी थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है एक निर्धारित क्षमता होती है विद्यार्थियों की। भोजन, प्रकृति ने मनुष्य को जिस जलवायु में, जिस मौसम में, जिस स्थान पर जिन तत्वों की आवश्यकता होती है, प्रकृति ने उसी जलवायु, उसी मौसम, उसी स्थान पर उन तत्वों को उपलब्ध कराने के लिए वैसे ही सब्जियां, वैसे ही फल, वैसे ही औषधीय पौधे उपलब्ध कराए हैं। और इसीलिए एक सबको सूचना दी जाती है कि जिस ऋतु में और जहाँ पर हम हैं, जो स्थानीय फल मिलते हैं, स्थानीय सब्जियां मिलती हैं, उनका ही सदुपयोग करना चाहिए, वे ही लाभकारी हैं। पाठ्य पुस्तकों में कहीं ना कहीं लिखा पढ़ेंगे हम, उसमें एक और जानकारी दी रहती है कि 100 किलोमीटर के रेंज में जो पैदा होता है और उस क्षेत्र के निवासी जो भी हैं उस 100 किलोमीटर में, वो उनके लिए पर्याप्त है। इसलिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। आज तो वो रहते हैं कानपुर में और चाइना का भोजन करना चाहते हैं, इटली का भोजन करना चाहते हैं, दक्षिण भारत का भोजन करना चाहते हैं, जाड़े वाला भोजन करना चाहते हैं। है अभी गर्मी, मटर, गोभी, टमाटर, मूली, गाजर, क्यों भाई, ये तो जाड़े में आते हैं। इस समय क्या आएगा? हरी सब्जी, आम, तरबूज, खरबूज, जामुन, ये खीरा, माने ऐसे फल सब्जी जिनमें वाटर कंटेंट अधिक है। तो ऋतु के अनुसार फल सब्जी का सेवन करना, यह हमको ध्यान में आना चाहिए। ऋतु विरुद्ध हम खा सकते हैं, लेकिन लाभकारी नहीं होगा। वैसे ही आजकल और एक कठिनाई हो गई, फ्रिज आ गया। ओ फ्रिज बना किस लिए था?
दवाओं को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन आजकल दवाएं तो छोड़ दीजिए, बाकी सभी चीज़ उसमें रहती है। और हम क्या करते हैं, बिल्कुल गरम गरम दाल चावल रोटी सब्जी चाहिए हमको, और फ्रिज से निकला हुआ ठंडा पानी, ठंडा सलाद, ठंडा दही, ठंडा फल उसी समय लेना चाहते हैं। और अगर आइसक्रीम आ जाए तो बहुत मुश्किल है छोड़ना। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आपने गर्म भोजन क्यों लिया था? वो इजी डाइजेस्टेबल है, इसलिए गर्म भोजन लिया था। और अगर हमने उसके साथ कोई भी ठंडी चीज जोड़ ली तो हम अपने पाचन तंत्र का टेम्परेचर स्वयं कम कर लेंगे। अर्थात जो भोजन 3.5-4 घंटे में पचना चाहिए वो 6.5, 7, 8 घंटे लेगा। इसलिए आज विदेशों में रीजनल फूड, सीजनल फूड, लोकल फूड ये अभियान चल रहे हैं। और हम गर्मी में जाड़े वाले फल सब्जियां खा रहे हैं, जाड़े में गर्मी वाले खा रहे हैं। खीरा खाना है आप गर्मियों में खाइए, गाजर मूली मटर गोभी खाना है आप जाड़े में खाइए। दूसरे सीजन में खाएंगे, खा सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं है। और एक छोटी चीज बताए, अगर भूख नहीं है तो नहीं खाना चाहिए। वह भी आयुर्वेद में एक टर्म है विरुद्ध आहार, उसमें आता है। भूख है आप अवश्य खाइए, इसलिए इसको ध्यान में रखिए। हम जिस आयु वर्ग में आते, किशोर आयु वर्ग में, एक 3 घंटे के बाद हमको भूख लगाएगी। थोड़ा और बड़े होंगे तो 4 घंटे के बाद लगेगी, छोटे होंगे तो 2 घंटे के बाद लगेगी। छोटा बच्चा रहता है ना, छोटा सा पेट रहता है, थोड़ा खाया पेट भर जाता, फिर रोने लगता, क्यों? जल्दी से पच जाता है उसको। तो इसलिए अगर भूख नहीं है, बहुत स्पष्ट मना करिए, मेरी इच्छा नहीं है, मैं बाद में खाऊंगा। भूख नहीं है तो भी खा लिया तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसको ध्यान में रखिए। गरम के साथ ठंडी चीज़ नहीं लेना। हाँ, आइसक्रीम खानी है आप, जब आपको आगे पीछे कुछ नहीं खाना है आप आइसक्रीम खा सकते हो, लेकिन भोजन के साथ लेंगे तो वो हानिकारक है, इसको ध्यान में रखिए। और एक चीज़ बताता हूँ, आजकल पर्यावरण की तो बहुत चर्चा है चारों तरफ। हर एक को लगता है पर्यावरण के बारे में कुछ न कुछ होना चाहिए। हम लोग भी करते हैं। तो मैं एक संक्षेप में 2-3 जानकारी देता हूँ। एक व्यक्ति को पूरे जीवन भर में 422 पेड़ों की आवश्यकता होती है। कितने? हाँ, अलर्ट रहिए, कमर झुक गई, कुर्सी वालों की भी झुक रही है, कुर्सी वाले भी जरा ठीक से बैठिए। तो हमारे देश में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, अर्थात जितना क्षेत्रफल है और जितनी आबादी है, उसके अनुसार एक व्यक्ति को मात्र 28 पेड़ ही उपलब्ध है। वहीं दूसरी ओर कनाडा जैसा देश छोटा है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, एक व्यक्ति को 10,000 से भी अधिक पेड़ उपलब्ध हैं वहां पर। और इसलिए जब कभी भी मौका मिले, कोई शुभ अवसर हो, जन्मदिन हो, अपना हो, दूसरे का हो, अच्छा परीक्षा फल आया हो, कहीं और कुछ सफलता मिली हो, जरा एक पौधा लगाइए। कहीं भी लगा सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं, टेरेस में लगा सकते हैं, छत पर लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। और जब हम अपने हाथ से लगाएंगे तो हमको वो याद रहेगा कि हमने फलां समय लगाया था। आपके स्मरण शक्ति के साथ वो बढ़ता चला जाता है। फिर कोई मित्र आता है तो आप उसको दिखाते हैं, हो देखो हमने फलां समय ये पौधा लगाया था, 1-2 साल के बाद ये लगाया, अभी इतना बड़ा हो गया। आपका लगाव हो जाता है उससे। केवल आपका ही लगाव नहीं होता, आप थोड़ा अनुभव करेंगे तो पौधे का भी लगाव हो जाता है आपसे। और इसलिए एक पहलू, वैसे ही जल के बारे में समझना हो तो पूरी दुनिया में, संसार में जितना जल है उसका 97% जल यह समुद्र में है। 2%
ये ग्लेशियर्स में से है। मात्र बचा 1% जो हमको नदी, नाले, कुआं, तालाब, झील में मिलता है। इसमें से भी 26% जो जल है वो कृषि कार्यों में खत्म हो जाता है, चला जाता है, और 24% इंडस्ट्रियल यूज माने औद्योगिक जो संस्थान है उनमें आवश्यकता होती है। मात्र कितना बचा? 0.5%। अर्थात जितने भी प्राणी इस पृथ्वी पर हैं, माने केवल भारत में नहीं अन्य जगह भी, केवल कितना पानी पीने योग्य है? 0.5%। अब अगर हमने इसका सदुपयोग किया तो अवश्य ही हम उसका लाभ ले सकते हैं, और हमने दुरुपयोग किया तो बेकार हो गया, आप उसका लाभ नहीं ले सकते। आगे आने वाली पीढ़ी को और हमको भी आगे कठिनाई हो सकती है। और इसीलिए इन दो पहलुओं को अगर ध्यान में रखा कि जितना आवश्यक है उतना पानी प्रयोग करना, जब मौका लगे कोई ना कोई पेड़ लगाना, इसको ध्यान में रखिए। और एक चीज़ है, आजकल विज्ञान और तकनीकी का युग है, सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, और जैसे जैसे सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं हम उनका उपयोग कर रहे हैं। बिजली भी आजकल 24 घंटे रहती है। अभी हम अंदर हैं, यद्यपि गर्मी है, एसी चल रहा है, लेकिन तो भी बहुत गर्म है। और तरह तरह की सुविधाएं हमको विज्ञान ने उपलब्ध कराई हैं। उन सुविधाओं का उपयोग करना तो ठीक है, लेकिन अति उपयोग करना यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं, जल्दी समझ में आ जाएगा। लगभग 1 वर्ष हो गया होगा, एक समाचार पत्रों में एक समाचार निकला कि एक राष्ट्रीय स्तर की गायिका वे हर समय कान में ईयरफोन लगा के रखती थी। अब ईयरफोन किस लिए है? तो ईयरफोन है किसी भी आवाज़ को साफ सुनने के लिए, बिना किसी दूसरे को डिस्टर्ब किए हुए। लेकिन अगर थोड़े समय के लिए आवश्यक है, हमने उपयोग किया, तब तो ठीक है, लेकिन हर समय लगाएंगे तो? उस गायिका ने यही किया, लगातार हर समय लगा के रखती थी, उनके कान की हियरिंग पावर ही चली गई। डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर्स ने कहा 6 महीने तक कुछ नहीं हो सकता, 6 महीने के बाद ही हम कुछ अटेंड कर सकते हैं, इसको इतना डैमेज हो गया है। अब हम सोचेंगे ऐसा क्यों हुआ? तो एक सामान्य कारण समझ लीजिए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो ईयरफोन है, चाहे हियरिंग एड है, चाहे ब्लूटूथ है, चाहे ये माइक है, हमारा मोबाइल है, कोई भी चीज़ है जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, हर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। कैसे हानिकारक हैं? हम जिस आयु के विद्यार्थी हैं उनको समझ लेना चाहिए। हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा है, बड़ी मात्रा में ब्लड फ्लो करता रहता है। उसका मुख्य भाग है रेड ब्लड कार्पसेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। उन लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य भाग है हीमोग्लोबिन, और उस हीमोग्लोबिन का मुख्य भाग है आयरन। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे शरीर से एक्सपोज होती हैं, वो आयरन होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, लेकिन एक सीमा तक तो शरीर सहन कर सकता है, एक सीमा के बाद शरीर सहन नहीं कर सकता। और इसलिए जितने जो हमारा मोबाइल है या एडिक्शन कोई भी है, किसी भी चीज़ का अति, कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जयेत, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग। ये एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग, इसको अगर हमने ध्यान रखा तो हम देखेंगे कि कई चीज़ों से हम बचत कर सकते हैं। अंत में एक कहानी सुनाकर मैं अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ। इंग्लैंड में एक युवक कह सकते हैं उसको, उसकी आयु 49 वर्ष थी उस समय, इंजीनियर माइकल ग्लिस्टर उसका नाम।
उसके अपना परिवार, भरा पूरा परिवार, एक पत्नी, 2 बच्चे, एक दिन अपने ऑफिस के लिए कार से जा रहा था। रास्ते में हेड ऑन कोलिजन, माने सामने से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि वो माइकल ग्लिस्टर 2 दिन तक बेहोश पड़ा रहा। 2 दिन के बाद जब उसको होश आया तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपका एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, आपके ब्रेन का बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं है, और इसलिए और अभी जो स्थिति है आपको जीवन भर ऐसे ही रहना पड़ेगा। अब वो ब्रिटेन का नागरिक है। भारत का होता तो क्या सोचता, अरे अब तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया, अब क्या हो सकता है। तो उसने क्या सोचा, ये ठीक है, मेरे ब्रेन का बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास 2 चीज़ें हैं, मैं सबको देख पा रहा हूँ ठीक से, और ठीक से सांस ले रहा हूँ। उसने उन्हीं 2 चीज़ों को आधार बनाया। एक डीप ब्रीदिंग शुरू की, बराबर सबको देखता रहता था वो। डायफ्राम पर अपना कंसंट्रेशन बनाया। केवल एक ही काम 24 घंटे, डीप ब्रीदिंग करना, इनहेल एक्सहेल। 3 महीने तक लगातार प्रयत्न करने के बाद उसको लगा कि शरीर में कुछ एनर्जी आ रही है, और वो जो एनर्जी आ रही है उसको लगा कि कुछ टेस्ट करना चाहिए। तो लेटे लेटे उसने विजुअलाइज किया कि मैं लेटा हूँ, मेरा सर है, धड़ है, पैर है, पंजे हैं, उंगलियां हैं, 2 अंगूठे भी हैं पैर के। तो डीप ब्रीदिंग करना और ध्यान कहाँ लगाना, पैर के अंगूठों पर। बस केवल एक ही काम, इनहेल एक्सहेल, सांस लेना, सांस निकालना। कंसंट्रेशन कहाँ पर है, पैर के अंगूठों पर। 2 महीने के परिश्रम के बाद वो अंगूठे हिलाने में सफल हो गया। तो उसने और एक प्रयोग किया, पैर की उंगलियों को कंसंट्रेट किया। 2 महीने और लगे उसको, तो उसको रास्ता मिल गया। वो एक एक अंग पर कंसंट्रेट करता गया, और वो 3 वर्ष के लगातार परिश्रम के बाद एक सामान्य व्यक्ति के समान खड़ा हो गया। वो एक मोटर कार रेसर ड्राइवर था, शौकीन था उसका। ठीक होने के बाद उसने उस रेस में भाग लिया, उस रेस को जीता। तब पूरी दुनिया को पता लगा कि वो माइकल ग्लिस्टर का ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ और ऐसे ठीक हुआ। आज से लगभग 6-7 वर्ष पहले उसकी पूरी कहानी एक समाचार पत्र में छपी थी। हमारे लेने के लिए क्या है, हमारे पास क्या नहीं है, इसको नहीं देखना। माइकल ग्लिस्टर ने क्या सोचा, ब्रेन का बॉडी पर कंट्रोल नहीं है, ये नहीं सोचा। मैं देख रहा हूँ, मेरे ठीक से सांस ले रहा हूँ, यही ध्यान में क्या है उसके बारे में सोचा। और वो लगातार डीप ब्रीदिंग करता गया, कंसंट्रेटेड एफर्ट्स, कंसिस्टेंट एंड कंसंट्रेटेड एफर्ट लीड्स बेस्ट रिजल्ट्स। और इसलिए ये जो कंसंट्रेटेड एफर्ट्स हैं, इनके कारण से यह वो जो डॉक्टर कहते थे कि आपको जीवन भर ऐसा रहना पड़ेगा, वो स्वस्थ हो गया। और इसलिए जीवन में ध्यान रखिए, हमारे पास क्या नहीं है उसके बारे में मत सोचिए, क्या है उसको ही लेकर आगे बढ़िए। हम अवश्य ही स्वस्थ रह सकते हैं, सफल हो सकते हैं जीवन में। और इसीलिए छोटी छोटी चीज़ें, प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय जागना, यह हमारा स्वभाव बनना चाहिए। प्रतिदिन कुछ ना कुछ अब शारीरिक व्यायाम करना, यह भी अभ्यास में आना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ ना कुछ उपक्रम करना, यह भी हमारे अभ्यास का अंग बनना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम आपको बहुत सारी चीज़ों से निजात दिला सकता है, इसको ध्यान रखिए। और हाँ, अंत में एक चीज़ और छूट गई, हर शरीर का एक नेचर होता है। कोई दुबला पतला व्यक्ति है, वो सोचे मैं खा खा के मोटा हो जाऊं,
कभी नहीं हो सकता। कोई मोटा व्यक्ति है वो सोचे मैं उपवास करके दुबला हो जाऊं डाइटिंग करके, कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसको समझ लीजिए, हर शरीर का एक नेचर है। जो दुबले हैं मोटे, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम दुबले क्यों हैं या मोटे क्यों हैं। पर एक ही चीज़ ध्यान रखिए, अच्छी नींद आती है क्या, अच्छी भूख लगती है क्या, अच्छा उत्सर्जन क्रियाएं हैं और सक्रियता है। यह जो शरीर की सक्रियता है, आप चाहे दुबले हैं चाहे मोटे हैं, यह आपको हमेशा स्वस्थ रखेगी। मेंटली प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। और इसलिए ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बराबर उनको करते रहना यह अपने लिए आवश्यक है। हम करेंगे तो अवश्य स्वस्थ रहेंगे। जैसे तैरना है तो वीडियो देखने से तैरना नहीं सीख सकते, तैरने के लिए पानी में उतरना पड़ता है। स्वस्थ रहना है तो अभ्यास करना पड़ता है, व्यायाम करना पड़ता है, पसीना निकालना पड़ता है, समय एडजस्ट करना पड़ता है, तभी स्वस्थ रह सकते हैं। स्वभाव का अंग बनाइए, अवश्य स्वस्थ रहेंगे। मुझे लगता है इतना मुझे बोलना चाहिए। एक प्रश्न आया मेरे पास, वैसे मैंने थोड़ी जानकारी दे दी है और बाद वाले जो ग्रुप है उसमें पूरी जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन एक विषय है जो मुझे बताना चाहिए, जैसे मैंने आइसक्रीम के बारे में बताया। आयुर्वेद में एक टर्म है विरुद्ध आहार, मैंने बीच में बताया था। विरुद्ध आहार में 2-3 चीज़ें और हैं, जैसे दूध और दही, दोनों डेयरी प्रोडक्ट हैं, लेकिन दोनों की प्रकृति अलग अलग है। एक समय में या तो दूध वाली वस्तु का सेवन करना या तो दही वाली वस्तु का सेवन करना। दूध के साथ खट्टा फल नहीं, नमकीन वस्तु नहीं। आजकल और एक समस्या हो गई है, पनीर। पनीर किन के लिए बना था? जो टीबी के पेशेंट हैं उनके लिए, वेजिटेरियन है उनके लिए पनीर था। डॉक्टर ऐसे टीबी पेशेंट जो वेजिटेरियन हैं, जिनको अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उनके लिए बताता था कि भाई तुम अंडा मांस मछली नहीं खा सकते हो, तो आप क्या करो, आप दूध को फाड़ो, पनीर बनाओ, उसका सेवन करो। उसको फीका खाना होता था। या आपको टेस्ट नहीं आता, आप उसमें कोई मीठा डाल लो, आप मीठा व्यंजन बना के ले सकते हो, इसमें कोई कठिनाई नहीं। लेकिन आजकल टीबी के पेशेंट तो छोड़ दीजिए, अन्य लोग ही ज़्यादा सेवन करते हैं। और कितनी बड़ी मात्रा में करते हैं कि पूरे 1 किलो पनीर में, 1 किलो दूध में मेरे ख्याल से शायद 30 ग्राम या 300 ग्राम इतना ही पनीर बनता है, ज़्यादा नहीं बनता है। और जितना पूरे देश में टोटल दूध का उत्पादन ही नहीं है, उससे ज़्यादा पनीर मार्केट में उपलब्ध है। तो कहाँ से आता है ये सिंथेटिक पनीर जो आर्टिफिशियल पद्धति से बनाया जाता है। इसलिए सिंथेटिक पनीर से बचना ये तो एक बात है ही। सिंथेटिक पनीर क्यों घातक है ये भी समझ लीजिए, हम बड़े विद्यार्थी हैं। जब भी हम पनीर बनाएंगे तो उबले हुए दूध को थोड़ा ठंडा रखते हैं, हमेशा उसको चला के रखते हैं, मूव कराते रहते हैं, स्टायरिंग, और धीमे से सावधानी से खट्टापन डालते हैं। क्यों डालते हैं? कि दूध के अंदर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है केसीन, वो एज सच कंप्रेस होके आना चाहिए। अगर वो प्रोटीन मॉलिक्यूल टूट गया तो वो फट जाएगा, बिखर जाएगा, वो फिर पनीर नहीं बनेगा। वो पनीर तभी बनेगा जब वो प्रोटीन मॉलिक्यूल एज सच आएगा, तभी वो बनेगा, पकड़ेगा एक दूसरे को। तो जो नेचर दूध की है वही नेचर पनीर की है। आप फीका खा सकते हो, आप मीठा व्यंजन बना के खा सकते हो। नमक का स्पर्श हुआ, जैसे मैंने कहा दूध के साथ नमकीन वस्तु नहीं, जैसे ही नमक का स्पर्श हुआ वो विरुद्ध आहार की श्रेणी में चला गया। अब ये हमको तय करना है कि हमको उसका सेवन करना है या नहीं करना है। मैंने केवल जानकारी दी है। आपको स्वस्थ रहना है तो आप तय करिए, खाना है कैसे खाना है, नहीं खाना है तो क्यों नहीं खाना है।
और इसलिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ें से बहुत बड़ा विषय है, तो हम सब पालन करेंगे तो ठीक रहेगा। मेरे सामने घड़ी भी लगी है, मेरे हाथ में भी है, ये ध्यान में है कि मुझे कितनी देर बोलना है। भारत माता की जय। मन में जिज्ञासा होगी तो आप लोगों ने सुबह अपने प्रश्न एक पर्ची में लिख के इसके अंदर ड्रॉप बॉक्स में डाले थे। इसी में से कुछ प्रश्न 3-4 पर्ची निकाले ले रहे हैं और वो भाई साहब को दे रहे हैं, वो प्रश्न का उत्तर देंगे। हाँ, सावधान। पहले मैं एक सूचना देता हूँ। इसमें जो प्रश्न आए हैं, प्रश्न के उत्तर तो मैं देता हूँ, लेकिन 4 में से 3 पर्ची ऐसी है जिसमें विद्यार्थी ने अपना नाम नहीं लिखा है। नाम और क्लास लिखनी चाहिए। मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन लिखना चाहिए। अब मैं प्रश्न पढ़ के सुना देता हूँ पहले, तो ठीक रहेगा। एक आया है, प्लीज सजेस्ट द नेचुरल मेथड ऑफ रिड्यूसिंग एक्नी। एक्नी माने जो मस्सेर थे, वहाँ से। दूसरा, माई स्पाइनल कॉर्ड मोस्टली पेनिंग, व्हाट इज द सोल्यूशन। तीसरा, हाउ टू रिड्यूस बॉडी फैट। चौथा, प्रॉब्लम्स ऑफ हाई बीपी। ये विद्यार्थी का प्रश्न नहीं हो सकता, तो विद्यार्थियों को समस्या नहीं होती है। तो अब ध्यान करिए, मैंने एक प्रश्न पूछा था, क्या एक जानकारी दे देता हूँ। जैसे जैसे मनुष्य का शरीर, आयु बढ़ती है, शरीर बढ़ता है, हार्मोनल सिक्रीशंस भी बदलता है। हम जब बहुत छोटे रहते हैं तो अलग प्रकार के हार्मोन्स रहते हैं। अभी हम किशोर आयु में, एडोलेसेंट एज में हैं, इसमें अलग प्रकार के हार्मोन्स हैं। थोड़े और युवा हो जाएंगे और अलग प्रकार के आएंगे। एकदम सीनियर सिटीजन हो जाएंगे तो और अलग प्रकार के आएंगे। तो ये समय समय पर हर व्यक्ति के शरीर में कुछ हार्मोन्स रहते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वो अपना काम करते हैं। हम स्वास्थ्य के नियमों का बराबर पालन करें। अभी जैसे मैंने कहा कि रात्रि में सोने के पहले ब्रश करके हाथ मुंह धोकर तब सोना। तो ये समय समय पर जब भी आवश्यकता पड़ती है आपने मुंह धोते रहे, तो अपने आप थोड़े दिन में वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादा हमने किया, ज़्यादा कोई फेस वॉश लगाया और कोई साबुन लगाया तो स्किन को रफ भी कर सकते हैं। जिनकी ऑयली स्किन रहती है, ज़्यादा मेकअप किया तो वो ब्लॉक हो जाता है, तो इसलिए उनको मेकअप करते समय ध्यान रखना पड़ता है कि उसको एयर मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, उसको छेड़खानी मत करिए, केवल साधारण पानी से मुंह धोते रहिए। टिश्यू पेपर रखिए या तो बड़ा रुमाल रखिए। बड़ा रुमाल इसलिए कि छोटा रुमाल उसकी पसीने को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम होती है, इसलिए वही रुमाल बार बार लगाते तो और बढ़ जाता वो। बड़ा रुमाल रखा या एक से अधिक रुमाल रखे तो वो एब्जॉर्ब करता है, तो उतना सावधानी लेना। और एक जो हाउ टू रिड्यूस फैट, मैंने जैसे बताया हर शरीर का एक नेचर होता है। एक प्रश्न और भी है उसमें, मुझे मालूम है कि एक ने लिखा है हम दुबले पतले मोटे कैसे हो सकते हैं। उनका प्रश्न स्वाभाविक हो सकता है। मैंने बताया था हर शरीर का एक नेचर होता है। मुझे ध्यान है, मैं जब रिसर्च कर रहा था तो हम विद्यार्थी थे तो अपने आप ही भोजन बनाते थे, खूब भागते दौड़ते थे, तो भोजन बहुत डिस्टर्ब रहता था। और हमारे साथ एक दूसरा विद्यार्थी था आंध्र का, उस समय आंध्र था वो, आज तेलंगाना है। वो बहुत दुबला पतला था, वो बहुत अंडे भी बहुत खाता था, दूध भी पीता था, बहुत नियमित, सब कुछ दिन भर खाता था। उसका नाम था रमणा। तो हम कहते थे उसको मजाक में, रमणा कितना भी खा पी लो तुम मोटे नहीं हो सकते हो। और हम लोग हैं, इतने अव्यवस्थित रहना हो तो पड़ता था। उनका तो भी हम आपसे स्वस्थ ही रहेंगे। अर्थात
शरीर का जो नेचर है वो नेचर हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी दिनचर्या से, प्रकृति आधारित दिनचर्या, ऋतु आधारित ऋतु अनुसार आहार विहार, नियमित व्यायाम, मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ न कुछ उपक्रम और सकारात्मकता, इनके माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और हमारा शरीर सक्रिय है, काम करने के लिए है, आप अवश्य ही ठीक रहेंगे। अभी मैं कहाँ था, नागपुर में था 2-3 दिन पहले। हमारी एक योग की बहन जी हैं, तो वो आयु के साथ थोड़ी चौड़ाई बढ़ने लगी। तो मैंने कहा कि आपकी लंबाई तो नहीं बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी, लेकिन आपको परेशान नहीं होना चाहिए। बोले फला फला एक्टर का नाम लेकर, मॉडल का, वो तो बहुत दुबली पतली है, ऐसा है वैसा है। तो मैंने कहा कि उनकी लंबाई भी अधिक है और उनके लिए जीवन का लक्ष्य भी वही है। जब तक वो करते रहेंगे तो उतना रहेगा, बाद में नहीं रहने वाला है उनका। लेकिन आप अगर अपनी दिनचर्या का ठीक से पालन करो तो भले ही थोड़ी चौड़ाई बढ़ जाए, लेकिन शरीर की सक्रियता बनी रहेगी। इसलिए बहुत मोटा होना, दुबला होना, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। है पहली चीज़, उनको अपना पोस्चर चेक करना चाहिए, एक काम। दूसरा, व्यक्तिगत किसी को संपर्क करना चाहिए। कुछ जो डॉक्टर होंगे, ऑर्थोपेडिक सर्जन या डॉक्टर, वो देख करके बताएंगे कि एग्जैक्टली स्पाइनल कॉर्ड क्यों दर्द कर रही है, क्या आपका पोस्चर ही है या और कुछ भी है। इसलिए जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है वो हमारा पोस्चर है, करेक्शन करिए उसे, और जो ट्रीटमेंट पार्ट है डॉक्टर को कंसल्ट करिए, तो बताएगा डॉक्टर क्या है। एक प्रश्न हाई बीपी वाला है। ये हाई बीपी वाले की प्रॉब्लम उसको जिसकी है उसी को बताएंगे, उसकी जरा आदत समझनी पड़ेगी कि इतनी कम आयु में हाई बीपी क्यों हो रहा है। आचार्य जी को आचार्य जी का बताएंगे, आचार्य जी की क्लास अभी लेने वाले ना हम, उनको बताएंगे। अभी तो एक कार्यक्रम और है ना, उसमें सब आचार्य लोग ही बैठने वाले हैं, अन्य लोग इसीलिए आए बहुत सारे लोग उस कार्यक्रम के लिए, उनको बताएंगे ये बीपी वाला। सभागार में उपस्थित अभिभावक जनों के मन में यदि कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। बाद में उनको मौका है, अभी इसके बाद मौका है उनके लिए, बड़े लोगों के लिए मौका बाद में, अभी बच्चों के लिए। अन्य किसी विद्यार्थी के मन में कोई जिज्ञासा हो तो वो पूछ सकते हैं। प्रश्न वाला हूँ थोड़ी देर, कार्यक्रम के बाद भी कोई भी विद्यार्थी आकर वहाँ पर मेरे से बातचीत कर सकता है, मैं बात कर लूँगा उससे। माने सामूहिक नहीं पूछ पाए तो व्यक्तिगत पूछ सकता है। धन्यवाद सर। मंच पर विराजमान प्रधानाचार्य जी से मैं निवेदन करता हूं कि कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों, अभिभावकों एवं शिक्षक गणों तथा विद्यार्थियों का आभार प्रदर्शन करने हेतु मंच पर आएं। माननीय प्रधानाचार्य। कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, हम इसे कैसे ठीक बनाए रख सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या प्रयत्न करने होते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में वर्तमान समय में क्या चुनौतियां हैं, उक्त संदर्भ में आयोजित कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे मध्य उपस्थित माननीय डॉक्टर अशोक कुमार जी वार्ष्णेय एवं डॉक्टर BN आचार्य जी का मैं समस्त विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार प्रेषित करता हूं तथा धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी आपका सानिध्य हम सभी को प्राप्त होता रहेगा। इसी के साथ हमारे बीच में आरोग्य भारती के भी कुछ पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जिनका परिचय पहले नहीं हो पाया। माननीय डॉक्टर अनिल कुमार चतुर्वेदी जी, आयुर्वेदिक चिकित्सक और हमारी जो आरोग्य भारती संस्था है उसके अध्यक्ष कानपुर विभाग के। श्री दयाशंकर जी, आप सचिव हैं आरोग्य भारती कानपुर विभाग के। इसी के साथ डॉक्टर OP श्रीवास्तव जी, होम्योपैथिक चिकित्सक, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं।
डॉक्टर मनीष यादव जी, आयुर्वेदिक चिकित्सक, कुपोषण आयाम प्रमुख, मैं आपका भी विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही कहना चाहूँगा कि आज हम सभी को जो उद्बोधन प्राप्त हुआ उसकी उपयोगिता हमारे जीवन में सदैव रहेगी। हमारे मध्य इसी बीच में जो आए हुए सभी सम्मानित अभिभावक बंधु हैं एवं बहनें, मैं उनका भी हृदय से आभारी हूँ और आप सभी ने कार्यक्रम में समय देकर हमारा प्रोत्साहन किया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।